सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। और आज हम लोग का रहेगा लेक्चर नंबर 8 ऑफ पॉलिटी, जिसमें कि हम लोग देखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स अगर आपको बोलूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे पॉलिटी में, एक तो होगा आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और उसके बाद होगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और पार्लियामेंट को अगर मैं आपस में कंपेयर करूँ तो फंडामेंटल राइट को थोड़ा समझना आसान होता है। ठीक है, और ये है कि पार्लियामेंट जितना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, समझना भी आसान होता है। पार्लियामेंट जितना बड़ा भी नहीं होता है, और क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं फंडामेंटल राइट से भी। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट वाला तो अक्सर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बट पार्लियामेंट वाला मिस हो जाता है। बट अब नहीं मिस होगा, है ना। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। और आपको पता है कि IB ACIO की जो है डेट्स आ चुकी हैं, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, सरप्राइजिंग है काफ़ी, है ना। और काफ़ी लोग कमेंट में लिख रहे हैं IB ने तुरंत एग्ज़ाम करवा के अपनी औकात दिखा दी। वो तो आपकी औकात टेस्ट कर रहा है, अपनी औकात तो दिखाई दी, आपकी औकात भी टेस्ट कर रहा है। तो इसलिए अब तैयार हो जाना है। और जीके का जो 1 शॉट लेक्चर है, जिस तरह हम लोगों ने मेंस से पहले 1 शॉट लेक्चर्स किए थे जीके, और उसी तरह जो जीके का 1 शॉट लेक्चर है वो हम लोग करने वाले हैं इसी सैटरडे को 4 PM को, जहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और उनमें से ज़्यादातर जो होंगे वो PYQs ही होंगे, जिनके थ्रू वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, बिकॉज उससे बेटर चीज़ और कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन हम उसी फॉर्मेट में करेंगे जिस फॉर्मेट में हम लोग जो PYQ सीरीज़ है उसको करते हैं, उसी फॉर्मेट में करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग उसको बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर करने वाले हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, जिससे कि आपके पूरे जीके का रिवीजन हो जाएगा सैटरडे को। ऑलराइट। हेलो सभी को, प्रणाम। सुरभि, रेमन, कृतिका, रजनी, रेमन, अनुपम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आज गर्मी बहुत है। अच्छा, बाकी लेक्चर कहाँ है? ऐप में है बाकी लेक्चर। एडमिट कार्ड आ गया है, तो स्टार्ट करें फिर। गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैसे पार्ट 2। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सॉरी, चैप्टर 2। चैप्टर 2 किसका? पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये देखा था कि जो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भाग 5 है संविधान का, वो किसकी बात करता है? वो यूनियन की बात करता है, यानी कि केंद्र की बात करता है, फिर संघ की बात करता है। इस पार्ट 5 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमने देखे थे? इसमें टोटल 5 चैप्टर्स, यानी 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स की अगर बात करें तो हमने पहला चैप्टर देख लिया है, और जो फर्स्ट चैप्टर है वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक था। 78 तक हम लोगों ने देख लिया था। दैट इज़, जल्दी से बताइए 78 जो आर्टिकल है वो क्या बोल रहा था, किसकी ड्यूटीज़ निर्धारित कर रहा था वो। फिर आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है दैट इज़ चैप्टर 2 ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें कि हम क्या देखने वाले हैं, जहाँ पे कि हम लोग आर्टिकल नंबर 79 से स्टार्ट करने वाले हैं। और कहाँ तक जाने वाले हैं? आर्टिकल नंबर 122 तक। बट एक्चुअल में हम आज 122 तक नहीं जा पाएंगे। आर्टिकल नंबर 79 से लेके हम लोग को 100 तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, है ना, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत। इसके डिज़ाइनर बताइए, इसके डिज़ाइनर कौन थे हमारे? जिनका नाम B से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 79। बहुत ही ध्यान से अपना पूरा फोकस, ठीक है, एक डीप ब्रीथ लेना, ले लो, लेकिन एकदम फोकस्ड रहना पूरे लेक्चर के दौरान। नहीं तो फिर अगर कोई चीज़ छूटी, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस लेक्चर में, लेकिन अगर इस लेक्चर की शुरुआत में फिर बीच में अगर आपका होल्ड छूटा तो आपको फिर जो आगे की चीज़ें वो समझ में नहीं आएंगी। तो ध्यान से एकदम केंद्रित होकर, ठीक है, मेरा काम है समझाने का, वो मैं अपनी 100% ड्यूटी करूँगा, लेकिन आपका काम है समझने का, वो भी आप 100% तरीके से करिएगा। पार्लियामेंट की अगर बात करें तो यानी संसद, उसको हिंदी में बोलते हैं, इसके गठन के बारे में दिया हुआ है। यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 79 में इसके कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है कि इसमें पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा। तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 3 लोग आते हैं। या फिर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उसको हम एक पिरामिड के थ्रू समझेंगे। उस पिरामिड के सबसे बॉटम में होगा LS, उसके मिडिल में होगा RS, एंड उसके टॉप पे होगा प्रेसिडेंट। LS की अगर बात करें तो LS का मतलब होता है लोकसभा, RS का मतलब होता है राज्यसभा। ठीक है, RS का मतलब होता है राज्यसभा, और प्रेसिडेंट हमारा टॉप पे बैठता है। ये मैंने जानबूझ के पिरामिड बनाया है ये दिखाने के लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि जो लोकसभा है उसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और राज्यसभा को
अपर हाउस बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं निम्न सदन और इसको बोलते हैं उच्च सदन राज्यसभा को। जो LS यानी लोकसभा है, इसको हम फर्स्ट चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर के नाम से। और जो राज्यसभा है इसको सेकंड चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। अगेन इस पिरामिड से आप कभी नहीं भूलेंगे, क्यों? क्योंकि जब आप नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट फ्लोर नीचे होता है, फिर सेकंड फ्लोर, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट फ्लोर, देन इसके ऊपर सेकंड फ्लोर, इस तरह से आप चैम्बर को याद कर सकते हैं। LS को हम जानते हैं हाउस ऑफ पीपल के नाम से, लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम हाउस ऑफ, या फिर इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, वैसे तो अभी आपको आगे समझ में आएगा, बहुत ही ब्रीफली अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हाउस ऑफ पीपल का मतलब ये है कि लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जो पीपल के द्वारा, इंडियन सिटीजन्स के द्वारा जो डायरेक्टली जो वोट देते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। बट काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यसभा होती है उसमें लोग डायरेक्टली, पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली चुन के यहाँ पे नहीं भेजते हैं, इसलिए इसको हम पीपल, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं वो चुन के भेजते हैं। अभी हम पूरा इलेक्शन देखेंगे कैसे क्या होता है। अब बात ये आती है वाई प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट टॉप पे बैठ के क्या कर रहा है? तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं लिख लेंगे, एंड वैसे तो जो लोग हैं बैच में उनको नोट्स मिलेंगे ही, कि इसलिए प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज, यहाँ पे उस चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि एक अभिन्न हिस्सा है, एक तरह से अभिन्न, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पार्लियामेंट का। इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है पार्लियामेंट का बहुत अभिन्न हिस्सा है। क्यों? रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न ये है कि नो बिल, ध्यान से सुनना, नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी जो बिल है, विधेयक है, वो एक्ट नहीं बन सकता है, कानून नहीं बन सकता है बिना राष्ट्रपति के सहमति के। इसलिए क्योंकि कोई भी बिल, अगर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसको लोकसभा से भी पारित होना पड़ेगा, उसको राज्यसभा से भी पारित होना होगा, और उसको प्रेसिडेंट की एसेंट भी, मंजूरी भी लेनी होगी, तभी वो बिल एक्ट बन सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता है, मेंबर नहीं होता, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट पार्लियामेंट का होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट देख लिया कि इसके कॉम्पोनेंट कौन कौन है। बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आर्टिकल नंबर 80, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो बेसिक चीज़ें जो जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हिंदी नेम्स हैं, ध्यान रखना, हमारे संविधान में लोकसभा और राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है। हमारे लोकसभा में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल लिखा हुआ है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। तो ये जो हिंदी नेम्स हैं, हिंदी नेम्स वर अडॉप्टेड ऑन, ये अपनाए गए थे 1954 में, 1954 में, क्योंकि पहले नाम होता था हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को बोलते थे, और काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे राज्यसभा को, लेकिन उसके बाद 1954 में इनके हमने क्या अपना लिए? हिंदी नाम। और वहीं पे लोकसभा की आपसे पूछ लेता है कि पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट सिटिंग, लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई, एंड उसी तरह राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई, ठीक है। तो लोकसभा की सबसे पहली जो सिटिंग हुई थी वो 17 अप्रैल को हुई थी 1952 में, 1952 में, बिकॉज हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, बिकॉज हमें पता होनी चाहिए, मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में भी, कि इनको हम हिंदी में बोलते हैं आम चुनाव, जो 2024 में होने वाले हैं, और वो किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए। ज़रा बताइए, जो 2024 में इलेक्शंस होंगे वो कौन सी नंबर की लोकसभा के लिए होंगे? और इसकी राज्यसभा की अगर बात करें तो 13 मई 1952 को पहली सिटिंग हुई थी, और जो अगले वाले 2024 में इलेक्शंस होंगे वो 18th लोकसभा के लिए होंगे, 17th अभी चल रही है ऑनगोइंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 80, यानी अनुच्छेद नंबर 80। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले तो हमने पार्लियामेंट को सेटअप कर लिया, फिर हमने पढ़ा पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसको जो सबसे टॉप वाला कंपोनेंट होता है प्रेसिडेंट, उसके बारे में पहले ही आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के बीच में सारी चीज़ें हमने पहले के लेक्चर्स में देख ली हैं। अब जब मैं काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल जो वर्डिंग्स हैं वो लिखी हुई है, यानी कि राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्यसभा की। ये बार बार आपको बताना ना पड़े कि काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। क्लियर? अब कॉम्पोजिशन का मतलब है जैसे कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, क्या गठन इसका होता है। तो इसमें टोटल 250 मेंबर हो सकते हैं, है नहीं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, जिसमें कि 238
इलेक्ट होके आएंगे, ऊपर लिख देता हूँ, 238 यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे, निर्वाचित होके आएंगे, चुने जाएंगे, इलेक्शंस होंगे। और जो 12 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि नामित होंगे। क्लियर? ये नॉमिनेटेड होंगे। अब ये जो नॉमिनेटेड होंगे, नामित होंगे, नामित का मतलब इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्शन नॉमिनेशन का मतलब ढंग से समझ लो, बिकॉज आगे भी आने वाला है। तो नॉमिनेशन का मतलब है कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि भाई चलो भाई इनके लिए वोट डाल दिया ना, हमने बोला तुम जाओ वहाँ जाके बैठ जाओ। तो यहाँ पे राज्यसभा केस में प्रेसिडेंट बोलता है जाओ बैठ जाओ जाके। कितने लोगों को? 12 लोगों को ये प्रेसिडेंट बोलता है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कौन बोलता है? प्रेसिडेंट। बेसिक सा क्वेश्चन। थोड़ा एक स्टेप अहेड अगर एडवांस क्वेश्चन बना तो वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करता है या फिर करता है। यूजुअली ये बनेगा नहीं करता है, क्योंकि टोटल कितनी फील्ड होती हैं? 4। लिसैस करके हम उसको याद रखेंगे। लिसैस ही क्या है? ट्रिक है याद, सॉरी ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो एल से हो जाएगा लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, आर्ट यानी कि कला, और एस से सोशल सर्विस, समाज सेवा, ठीक है। तो ये टोटल 4 फील्ड होती हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को इन दी राज्यसभा। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, जैसे पीटी उषा जी हैं, ठीक है, पीटी उषा हो गई, या फिर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आप देखो, चाहे आपके सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, तो इन सब को सोशल सर्विस कैटेगरी में ही नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि लिटरेचर तो है नहीं, साहित्य तो उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, चाहे पीटी उषा हो, चाहे सचिन तेंदुलकर। साइंस से तो है नहीं, आर्ट से भी नहीं, जैसे कि मान लो सनी देओल को तो मान सकते हैं कि ठीक है आर्ट से होंगे ये, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर फिर पीटी उषा का ये माना जाता है कि उन्होंने देश का नाम रोशन करके सोशल सर्विस करी है, तो उस फील्ड में इनको नॉमिनेट किया जाता है। अब नॉमिनेशन की प्रणाली इसलिए रखी गई है, इसलिए यहाँ पे ये विंडो, एक हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट विंडो, बैक विंडो ओपन किया गया, सो दैट अगर कोई इलेक्शन के मेथड से पार्लियामेंट में, देखिए लोकसभा में तो आपने जाना है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं, वैसे सचिन तेंदुलकर को भले आप चाहे जितना प्रेस करते हो, लेकिन पार्लियामेंट के बेसिस पे तो इनको बिल्कुल प्रेज नहीं किया जा सकता है कि मतलब इतने अच्छे लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं हमारे, उनको अगर पार्लियामेंट भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा है, वो तो नहीं बने, लेकिन जैसे उनको भेजना है तो वो क्या आपको लगता है चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे वो, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी डिमांड्स ही नहीं है ना। हमारे डिमांड्स जो है वो हमारे नेता देते हैं और वही जीतते हैं चुनाव, ठीक है, अतीक अहमद जैसे, तो वो नहीं जीतेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने, अगर बात करें अगर उनको नॉमिनेट करना है तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कि जो अच्छे माइंड्स हैं वो वहाँ पे बैठ सकें। अब मैंने सचिन तेंदुलकर को क्यों बोला, वो जाने लायक नहीं है, वो एक सीट उन्होंने वेस्ट कर दी, वो हो गया ऐसे, ये कौन हो गया, ये देवल करके कौन है इसका, जो अभी वो ग्लास रख के सिर पे नाच रहा था, उसका भाई है, वो बोलता है 2.5 किलो का हाथ, सनी देवल, ठीक है, वो हो गया। ये सब एक नंबर के, मतलब इनके लिए जितना डेरोगेटरी वर्ड यूज़ किया जा सकता है वो है पार्लियामेंट के बेसिस पे। बाकी उन्होंने अपनी फील्ड में जो किया सो किया, और उन्होंने एक तरह से पर्सनली भी किया, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हर जगह इनको प्रेज़ किया, क्योंकि इन्होंने, मतलब इनके अगर आप एब्सेंट चेक करेंगे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, शायद ही कभी ये पार्लियामेंट में गए हैं। पार्लियामेंट में कोई क्यों भेजा जाता है, चाहे कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो, कि भाई वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन करेंगे, आप क्रिटिसाइज़ करेंगे या फिर कुछ भी आप करेंगे, जरूरी नहीं कि क्रिटिसाइज़ ही करें गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ तो आप वहाँ पर वैल्यूडेशन करें। कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने मुफ्त की रोटी तोड़ी, मुफ्त की सैलरी उठाई है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तमगा लिया, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर जो 238 सीट है, इनका भी फर्दर डिवीजन होता है, 2, 2, 9 एंड 19। ये किस बेसिस पे डिवीजन है? 2, 2, 9 यहाँ पे सीट्स होती हैं स्टेट से, सारी राज्यों से, जो हमारे 28 राज्य हैं भारत के, वहाँ से चुन के लोग आएंगे। और ये जो 19 हैं ये यूटीज से, यानी कि जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, ये उसी तरह से होता है जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखे थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। ये इलेक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि हमने प्रेसिडेंट और उसमें भी देखा था, वाइस प्रेसिडेंट में। अब ये लोग कहाँ से चुन के आते हैं, कौन इनको चुन के भेजता है? तो जो स्टेट की, राज्य की, जो हर राज्य की जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे आर्टिकल नंबर 123 का कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ पे, मतलब जो स्टेट का लेजिस्लेचर वो पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाने के बाद तुरंत गवर्नर पढ़ाया ना, सो दैट आप रिलेट कर सकें।
है ना। और अब मैंने आपको पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म करवा दिया। उसी तरह पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, वैसे कल स्टेट लेजिस्लेचर भी पूरा 2 मिनट का खेल है, वो सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ये लोग जो यहाँ पे बैठते हैं, जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, इनको हम चुन के भेज रहे हैं, तो ये लोग फर्दर जो है इनको चुन के भेजते हैं। अब क्योंकि हमारी सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ओनली 2 यूटीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए ओनली 2 यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। सिर्फ 2 ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिल रखा है, यानी कि जहाँ से लोग गए हैं, जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने चुन के भेजा राज्यसभा में। क्योंकि बाकियों की पॉपुलेशन अगर पूछ ले कि वाई अदर यूटीज डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा या फिर इन दी पार्लियामेंट, आंसर वुड बी बिकॉज पार्लियामेंट तो बोलना गलत रहेगा, बिकॉज लोकसभा में इनका है, वो हम भी देखेंगे कैसे, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। क्योंकि इसका आंसर यही होगा कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, यही आंसर होगा, बिकॉज दे हैव लो पॉपुलेशन। अब क्योंकि यहाँ पे जो बैठ रहे हैं राज्यसभा में, उनको हम नहीं डायरेक्टली चुन रहे हैं, जो हमने चुने वो चुन के भेज रहे हैं, तो इसीलिए राज्यसभा को कभी कभी हम सिनोनिमसली हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोल देते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स का मतलब एक तरह से बड़े लोग, और ये 2 सेंस में हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे क्लासिफिकेशन नहीं है कि भाई क्यों बोलते हैं, लेकिन हम ये कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि राज्यसभा में अगर आपको चुनना है, मतलब आपको अगर आप मेंबर बनना है, तो मिनिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए। ये भी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ इन द सेंस, अभी आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन में फिर से आएगी वो, तो भी मैं बस बता रहा हूँ कि क्यों इनको मतलब हाउस ऑफ एल्डर बोला जाता है। और लोकसभा में क्योंकि मिनिमम 25 साल की उम्र होती है, इसलिए इसको राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सिर्फ 2 यूटीज़ का पार्टिसिपेशन है। सारे राज्य से लेजिस्लेटिव असेंबली से हैं, लेकिन सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। और मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली, अब क्योंकि ये यूटी बन चुका है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई है, स्टेट तो रहा नहीं है, तो ये भी इसको भी अब इस यहाँ से भी राज्यसभा में चुन के लोग आएंगे। लेकिन यहाँ की अभी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी नहीं, क्योंकि अभी आम चुनाव हुए नहीं हैं। और ये चुनाव कब होंगे? मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसी साल मई में होंगे। सितंबर से तो पहले ही हो जाएंगे, लेकिन मई में मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं। और तब उसके बाद जो है यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आएगा राज्यसभा में भी। अब आते हैं अगले आर्टिकल में, तो एकदम क्रोनोलॉजी बिठाते रहिए। पार्लियामेंट, राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट पूरा पिरामिड है, उसके हमने पिरामिड देखा, पिरामिड में क्या क्या होता है। देन अब हमने क्या शुरू किया, हमने राज्यसभा पढ़ा, देन अब हम लोकसभा पे आएंगे, सिंपल। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। और एक चीज़ कि 250 तो मैक्सिमम हो सकती हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे, एट प्रेजेंट मौजूदा समय में 245 हैं, 245 लोग हैं, 245 सीट्स हैं, ठीक है, 245 मेंबर्स। ये 5 वेकेंट क्यों हैं सीट्स? सो दैट जैसे कि पीओके वाला हिस्सा है, जैसे कि अभी ये जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, पीओके वाला एरिया है, अक्साई वाला एरिया जो ऑक्यूपाइड है, फिर कल को हम कोई फर्दर टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में मिलाते हैं उसको, तो फिर वहाँ के लोगों को भी तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा राज्यसभा में। तो इसलिए हमने वो जो सीट है वो खाली छोड़ रखी है। क्लियर है? अच्छा बताइए, अगर हमें फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मर्ज करना है तो हम किस आर्टिकल का यूज़ करके कर सकते हैं? अब हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की बात करते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 550 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। अभी 550 में ये डिवीजन होगा 530 एंड 20 के बेसिस पे। इसको अब ठीक है, इसमें अब आप एनालॉजी मत लगा दीजिएगा राज्यसभा वाली कि 530 इलेक्टेड होंगे और 20 नॉमिनेटेड होंगे। लोकसभा में, दैट इज हाउस ऑफ पीपल में, नो नॉमिनेटेड मेंबर, कोई नामित सदस्य नहीं होता है। पहले हुआ करता था नॉमिनेटेड मेंबर, फिर 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन हुआ जिसको हम बोलते हैं 104th नंबर का अमेंडमेंट। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने नॉमिनेशन 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट इन दी लोकसभा, आंग्ल भारतीय समुदाय से जो 2 लोग होते थे, ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और ऐसे ही सिमिलरली राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, वो भी प्रथा खत्म हो चुकी है इस अमेंडमेंट से। तो ये जो 530 और 20 का डिवीजन है फिर किस बेसिस पे है? तो 530 यहाँ पे हैं सभी राज्यों से, स्टेट से, और 20 हैं आपके यूटीज से, ठीक है, स्टेट्स और यूटीज से हैं ये, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों से। बात अगर करें हम लोकसभा में, तो लोकसभा में चलता है क्या? लोकसभा में चलता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि हमने राज्यसभा में ये अगर मैंने बताया था आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली हम लोग नहीं चुनते, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि सरल प्रणाली जो होती है सबसे, उससे इसका चुनाव होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इंडिया में हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो पोस्ट है, ठीक है, झंडा लगा रखा है, यहाँ पे काफ़ी कंटेस्टेंट है। आपने देखा होगा चुनाव जब होते हैं तो 3-4 लोग, कोई बीजेपी से, कांग्रेस से, आप से, निर्दलीय, इस तरह से खड़े होते हैं, है ना। और अगर अगर मान लो ये तीनों यहाँ पे आ गए, ठीक है, मान लो कि टोटल 100 वोट पड़े मान लेते हैं, ठीक है, 100 वोट पड़े। अब 100 वोट में अगर मैं मान लेता हूँ ये जो बंदा है इसको 20 वोट मिल गया, बचे कितने? 80 बचे, 80 बचे ना। मान लेते हैं इसको मिल गए 39, ठीक, 39, और इसको मिल गए 41, दो ही वोट कम है। छोड़ो, मतलब भी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर लाख वोट भी पड़ता है, जो कि पड़ता है एक्चुअल में, लाख वोट पड़ता है, अगर 1 लाख वोट पड़ा, ठीक है, और मान लेते हैं इसको मिले हैं 50,000, ये एकदम रेस से बाहर हो गया, इसको सबसे कम मिले, ये इसको 50,000 और, ठीक है, मिले हैं, और इसको मान लेते हैं कि 49,900 इस तरह से कुछ मिले हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इससे बस एक ही वोट कम मिला है। तो इस केस में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे इसको 41 वोट मिला, इसको 39 वोट मिला, सिर्फ 2 ही वोट कम है। इस केस में चाहे भले 2 वोट कम हो चाहे 1 वोट कम हो, जिसका भी ज़्यादा होगा वही विनर होगा। ऐसे नहीं कि भाई क्या यार एक ही वोट तो कम आया है, इसको भी बिठा लो बगल में यार, इससे भी थोड़ा सा पूछ लिया करना, कुछ नहीं। हेयर इन दिस सिस्टम विनर टेक्स ऑल, विनर टेक्स ऑल। चाहे भले आप लाखों वोट पड़े हो, 1 वोट से हारे हैं, लेकिन हारे हैं आप, जैसे कि हमारे किसमें एग्जाम में होता है। चाहे भले कट ऑफ पॉइंट 1 मार्क्स से वो आपकी रही हो, लेकिन आप फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक। किसी को कोई डाउट? क्या ना नॉमिनेटेड मेंबर बी अ मिनिस्टर? कल बता दिए थे हम आपको कि बिल्कुल बन सकता है, नामित सदस्य बिल्कुल मिनिस्टर हो सकता है। अभी कल मैंने एग्जांपल नहीं दिया था जयशंकर जी का आपको कि वो नॉमिनेटेड, एक तरह से, सॉरी नॉमिनेटेड तो नहीं, उनको उसी इंडायरेक्ट रूट से ही लेके आए थे नॉमिनेशन के थ्रू ही। लेकिन हाँ, यहाँ तक कि मिनिस्टर छोड़ो, मिनिस्टर तो छोड़ो, तुम प्राइम मिनिस्टर भी, जो कि एक मिनिस्टर ही होता है, वो भी बन सकता है। मनमोहन सिंह का कल एग्जाम्पल आपको बताए थे हम। एलविश भाई, क्या भाई एलविश भाई है, क्या लगा रखा है यहाँ पे? डाउट पूछने को बोला, एलविश भाई लगा रखा है यहाँ पे। नोप। सर नहीं नहीं, वो नहीं होता सर, चलो ये बता देते हैं वो भी, ठीक है। सबसे अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बात करें तो वो उसका है यूपी का, लोकसभा से भी और यहाँ से भी, राज्यसभा से भी, ठीक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। क्या चीज़? लोकसभा से सबसे ज़्यादा यूपी का, ये 80 सीट हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी यूपी का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, इसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन। चलो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टेट्स का जो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। यूएस में क्या होता है, अपर हाउस जो होता है वो सेनेट वाला हाउस होता है, ठीक है, सेनेट वाला होता है, मतलब उसको सेनेट हाउस ऑफ सेनेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सभी राज्यों से, वहाँ पे 25 टोटल राज्य हैं, हर राज्य से 2-2 सीट निकल के आती है। बट यहाँ पे हमारे इंडिया में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसको ज़्यादा सीट मिल रखी है। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी को टोटल 31 सीट्स हैं राज्यसभा में, ये है राज्यसभा में, ठीक है, हाईएस्ट। और यूपी ही हाईएस्ट है लोकसभा में भी, जहाँ पे 80 सीट हैं टोटल, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ पे क्या हो गया? ओके, ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पे 219 कर लेना, गलती से शायद मैंने लिख दिया था, है ना। चलो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और अगला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 82। ये बात करता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। ये क्या है? तो अभी मैंने जिस तरह आपको बोला कि भाई जो यूपी है उसका सबसे ज़्यादा है, क्यों, मतलब सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, जनसंख्या के बेसिस पे होता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा। तो फिर बात ये आई कि जो हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट्स थे जो ये बोल रहे थे, ठीक है, बिकॉज हमें पता है साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज यहाँ पे लिटरेसी रेट भी अच्छे हैं, ठीक है, डेवलप्ड थोड़े से स्टेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया के स्टेट। तो यूजुअली यही होता है, जहाँ पर लिटरेसी कम होती है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो भाई साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका ये कहना था, एक तो हम पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें एक तरह से क्या दे रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इनको फेवर कर रहे हैं।
हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बढ़ रही है और सबसे पॉपुलर स्टेट है, अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो आप ये ऐसा एक तरह से हमें डिसफेवर कर रहे हैं बजाय कि फेवर करने के। तो फिर इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जो रीएडजस्टमेंट होता है आफ्टर ईच सेंसस, ये क्या होता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, कि भाई पहली बात तो जितने भी हमारे स्टेट हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं, इनको इस हिसाब से बांटा जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से सेम रिप्रेजेंटेशन निकल के आए। अब मैं आपको समझाता हूँ ये मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं यूपी की जनसंख्या रफली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 19 लाख समथिंग है, तो 20 लाख बोल रहा हूँ करोड़, तो 20 करोड़ समथिंग मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि टोटल सीट निकल के आती हैं 80, ठीक। तो अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 10 करोड़, तो वहाँ से सीट कितनी निकल के आएंगी, हमने क्या किया हाफ कर दिया, तो सीट भी हाफ निकल। मान लो कि किसी मान लो सिक्किम है, वहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, तो वहाँ से कितनी सीट निकल के आएंगी, 4 सीट निकल के आएंगे सिर्फ। इस तरह से इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट पैरिटी मेंटेन की जाएगी, यानी सभी स्टेट का एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो ऑन दी पॉपुलेशन के बेसिस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंट्रा स्टेट पैरिटी को भी मेंटेन किया जाता है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्टेट है, ठीक है, ये कोई एक स्टेट है, इस स्टेट में क्योंकि हमें पता है हर राज्य में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई कानपुर नगर, कानपुर देहात, अगर कानपुर में आप रहते होंगे, या फिर अगर दिल्ली में रहते होंगे तो चांदनी चौक हो गई, तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक बंदा खड़ा होता है, हर पार्टी से ऑलमोस्ट, ठीक है, तो एक बंदा खड़ा होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है, इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है सो दैट दे रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैंने इस तरह से डिवीजन किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे भी, उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे भी है, सो दैट इंट्रा स्टेट पैरिटी दैट इज विद इन द स्टेट मेंटेन हो, कि सेम नंबर ऑफ पीपल को सेम ही एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब ये जो बांटने का काम है, ये जो इंटर स्टेट पैरिटी और इंट्रा स्टेट पैरिटी मेंटेन करने का काम है, ये कौन करता है? इंट्रा स्टेट पैरिटी ये करता है डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। डीलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसका गठन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन है, इसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग जो है, इसका गठन ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हर सेंसस के बाद क्योंकि हमें नया पॉपुलेशन का फिगर मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आज पॉपुलेशन है, मान लेता हूँ मैं यूपी की, ठीक है, और यूपी की मान लेते हैं 2011 में 20 करोड़ थी ना जनसंख्या, तो आपको लगता है 2012 में भी सेम थी? या फिर आज चलो 2012 छोड़ो, आज 2024 में बैठे हुए सेम है? नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अभी भी पहले के बेसिस पे ही क्या हो रहा है, वो एक तरह से डिलिमिटेशन हो रहा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, और पॉपुलेशन चेंज का हमें पता चलता है हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद आपको एक डीलिमिटेशन कमीशन बिठाना है। इसको अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और वो उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें हर सेंसस के बाद ये पता चलेगा कि पॉपुलेशन तो बदल गई है। अब क्योंकि ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन किसकी अभी फिर से ज़्यादा बड़ी होगी, यूपी की कि केरल की? अगेन यूपी की। तो अगर हम फिर से अगर डिलिमिटेशन कमीशन बिठाएंगे तो अगेन इनको तो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन फिर मिल जाएगा लोकसभा में, केरला का और कम हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, 84th अमेंडमेंट से, बीच में और भी डेवलपमेंट्स हुए, वी नीड नॉट डिस्कस दैट। जैसे 42nd अमेंडमेंट पहले हुआ था, उसको भी बता दूंगा, लेकिन फाइनली जो याद रखना है वो ये है कि 84th अमेंडमेंट से इसको 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा। एक्चुअल अभी तक सिर्फ 4 बार ही बैठा है, ठीक है, 1952, 1962, 1972 एंड 2002, या फिर 2001 कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2011 के बाद जो भी सेंसस हुआ था ना, नहीं बैठा था डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि उससे पहले 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसने फ्रीज कर दिया था। तो 2026 तक के लिए इसको फ्रीज किया जा चुका है कि कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा। और किस ईयर के सेंसस के बेसिस पे ये डिलिमिटेशन या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, वो 86th अमेंडमेंट ने हमें बताया कि वो जो 2001 का सेंसस हुआ था ना, 2001 का, उसके बेसिस पे ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। समझ आया आपको? ठीक है, 4 बार बना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कॉम्पोजिशन इसका बता देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, ठीक है। इसमें होता ये है कि एक
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, रिटायर्ड, ये पूछेगा नहीं आपसे, बस सुन लो, ठीक है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और जिस भी स्टेट का हो रहा है तो वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। बस ये हमें ध्यान रखना है, मतलब ध्यान इन दी सेंस कि लिखना नहीं है, बस सुन लो इस चीज़ को। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको आर्टिकल नंबर 82 में किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक। 26 के बाद, हाँ 84th ने बोला था 1991 के सेंसस के बेसिस पे। मैंने आपको इसीलिए बोला कि बीच में बहुत डेवलपमेंट हुए थे, वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि नहीं उसी में तुम कंफ्यूज हो जाओ कि 1991 की 2001 थी कि 2026, 42nd अमेंडमेंट की 84th अमेंडमेंट। तो क्लियरली मैंने बता दीजिए जो आपको फाइनल याद रखना है बस। अभी तक तो इससे मैंने क्वेश्चंस जनरली स्पीकिंग नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अभी आर्टिकल नंबर 83। दिस डिस्कसेज अबाउट ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि दो संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी। तो संसद में कितने सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा को, या फिर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा को, ठीक है। कुछ देखा तो नहीं किसी ने ठीक है, तो राज्यसभा को, तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो ड्यूरेशन होता है, राज्यसभा का जो ड्यूरेशन होता है वो होता ही नहीं मतलब राज्यसभा जो है हमारा परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। ये परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि स्थायी सदन होता है। इसका मतलब ये कभी डिज़ोल्व नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि पानी लाया और इसमें घोल दिया, इसको डिज़ोल्व कर दिया, नहीं। लोकसभा को, हाँ लोकसभा को आप पानी लाइए, ठीक है, इसको मिलाइए और घोल दीजिए, ये घुल जाएगा लोकसभा डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होता। इसका मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि भंग का डिज़ोल्व का मतलब ये होता है कि पूरी लोकसभा खाली हो जाएगी, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। राज्यसभा में इस तरह से ऐसा नहीं कि एक साथ आया राम और एक साथ गया राम, ये लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में आता है 1/3 आया राम और 1/3 गया राम। एवरी 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, और रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, रट्टा मार लो इसको सीधे, ठीक है। और इस हिसाब से अभी मैं बताता हूँ, समझा भी देता हूँ। इस हिसाब से जो मेंबर हुए, ठीक है, मेंबर्स हुए उनका टर्म हो गया, मेंबर्स हो गया उनका टर्म हो गया 6 साल का। अब समझ लो, ये रट्टा मारना है, ठीक है, ये रटना है। अब समझ लो इसको कैसे क्या होता है, ये क्या 1/3 रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। देखो जैसे क्या होता है कि हर 1/3 मेंबर को 2-2 साल में इलेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे 2020 में किसी को इलेक्ट किया गया, ठीक है, यहाँ 2022 में 1/3 लोगों को इलेक्ट किया गया, और यहाँ पे 2024 जो इस साल होगा मान लेते हैं 1/3 लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, 1/3, ठीक है। और हर मेंबर का टर्म 6 ईयर्स होता है। तो भाई 2020 वाला कब रिटायर होगा, 2026 में। 2026 मतलब 2024 के 2 साल बाद, एवरी सेकेंड ईयर। 2026 के बाद अब कब रिटायर होंगे, 2028 में। कौन, 2022 में जो आए थे, 2024 वाले 2030 में रिटायर होंगे। यानी कि हर सेकेंड ईयर में, हर दूसरे साल में जाना लगा रहता है और आना भी लगा रहता है, ठीक है। तो 6 साल का इनका टर्म होता है। राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है, मेंबर्स का टर्म होता है 6 साल का। और ये भी चीज़ जो है ना, संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने अब जैसे जो पहली हमारी राज्यसभा बनी हुई, तो उसमें तो सभी एक साथ आए होंगे, तो उनका कैसा क्या हुआ होगा, किसको 6 साल में। अगर सबको 6 साल में बढ़ जाएंगे तो फिर से राज्यसभा पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली हो नहीं सकती है। तो ये लॉटरी बेसिस पे किया गया था सबसे पहली बार में। डिसॉल्व की अगर बात करेंगे, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब है लोकसभा का जो ड्यूरेशन होगा वो 5 साल का होगा, लोकसभा का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होगा, और यहाँ के मेंबर्स का भी जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स का होगा। बट ये मैक्सिमम 5 ईयर्स है, मैक्सिमम, यानी कि इससे कम भी हो सकता है। हो सकता है 1 ही साल हो सकता है 1 दिन हो, बिल्कुल हो सकता है 13 दिन में सरकारें गिरी हैं। हमने देखा था जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन में सरकार गिरी थी। कैसे गिरी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर अविश्वास प्रस्ताव हो गया। जैसे कि पाकिस्तान में भी इमरान खान के साथ यही हुआ कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सरकार गिर गई, ठीक है। तो कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कब हो सकता है, तो अगर लोकसभा का जो ड्यूरेशन है, लोकसभा का जो ड्यूरेशन है कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन 1 केस। कोई बता सकता है कौन सा केस है, ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन 1 केस, और वो 1 केस क्या है, 1 केस है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ही एक जो है केस है जहाँ पे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं 1 साल के लिए, मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपातकाल लगा और लोकसभा को डिसॉल्व होना था, तो यहाँ पे जब इमरजेंसी में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हम बताऊंगा कि किस तरह से इसको एक्सटेंड किया जाता है। तो एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, कितनी टाइम तक भी हो सकती है, जैसे आपातकाल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा ही है आपातकाल, जो कि रेयर होता है। ठीक है, 3 बार हमारी इमरजेंसी लगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो कितनी बार जब तक इमरजेंसी चल रही तब तक एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन हर बार 1 साल के बाद वो परमिशन लेनी होगी हाउस से। घुमा फिरा के इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, बट कोई ऐसा डेफिनिट टाइम पीरियड नहीं है फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड, बट 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो कम हो सकता है उसका ड्यूरेशन। ऑलराइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 84, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता लिखी हुई यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो लिखा है कि सिंपल वही सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर जिसका भी देखा है सब में यही हमने देखा है। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि एज को लेके है कि एज यानी कि एज कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा में अभी मैंने आपको बताया भी था, अब ये देख लो 25 साल न्यूनतम आयु है, और राज्यसभा में कितनी है 30 साल है। ठीक, जरा बताइए राष्ट्रपति और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है। और तीसरा है कि उसको शपथ लेना है, हाउस में आने से पहले शपथ लेना ये। और चौथा फिर वो मेंशन कर देता है पार्लियामेंट अपने हिसाब से भी कोई अदर क्वालिफिकेशन भी डिटरमाइन कर सकता है। ठीक, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट लाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसमें कि उसने कुछ अदर क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन करी। डिस्क्वालिफिकेशंस अब अभी हम नहीं देखेंगे बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन दूसरे आर्टिकल में दी हुई है, आर्टिकल 102 में हम उसको देखेंगे, अभी नहीं। ठीक, तो आरपीए 1951 में अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी, जैसे कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का, तो ही शुड बी रजिस्टर्ड as an elector in that parliamentary constituency, नहीं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको चुनाव लड़ना है तो उसमें वो रजिस्टर होना चाहिए एज एन इलेक्टर। जैसे कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो वहाँ के मुझे पोलिंग बूथ में मेरा नाम होना चाहिए, मतलब वहाँ का जो इलेक्टोरल रोल होता है सारी, उसमें मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन 2003 में इस पर्टिकुलर चीज़ को हटा दिया गया था राज्यसभा के लिए, मतलब कि अगर मैं यूपी का हूँ रजिस्टर्ड, यहाँ पे मेरा इलेक्टोरल रोल, यहाँ पे मेरा नाम चढ़ा हुआ है, मैं पंजाब से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। इस चीज़ को 2003 में ख़त्म कर दिया था। और जल्दी से बताएंगे किस अमेंडमेंट से ख़त्म किया गया था इस चीज़ को, जो आरपीए 1951 में जो चीज़ मैंशनड है, आरपीए 1951 में जो पहले मेंशन था उसको हमने अमेंड किया 2003। ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया जल्दी से बताएंगे, और अगर नहीं आता तो गेस भी कर सकते हैं आप जल्दी से। ठीक है, गेस भी कर सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट था। मैं आपको चलो ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन है आपके 22nd, 42nd, 44th या फिर आपका है 52nd। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। आरपीए का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट को ये पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप अपना अलग से भी डिटरमाइन कर सकते हो क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। 86 ओके, 87 ऑलराइट। अमेठी वायनाड अभी बताते हैं 52nd। इतने झापड़ खाओगे ना सबके सब हैं, ये वाली फीलिंग आ रही मुझे पता था तुम लोग ये गलती करोगे, तभी मैं लगा के लाया था, मुझे पता था तुम लोग ये गलती करोगे। गधों, आरपीए 1951 में तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डालोगे, ये एक्ट है पार्लियामेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये। और जबकि मैं उस चीज़ को, तुम वीडियो को बैक करो फिर से, और मैंने जानबूझ के पिन पॉइंट करके बोला कि आरपीए 1951 में कौन सा अमेंडमेंट होगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। एक्ट में तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दोगे हैं, क्यों? एक्ट में तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दोगे। अब जो अमेठी वायनाड कर रहे हैं वो बता देता हूँ मैं। जैसे मोदी जी हैं, वाराणसी से भी चुनाव लड़ते हैं, गुजरात वाली भी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी लड़ते हैं। ठीक है, राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ते हैं और वायनाड से भी लड़ते हैं। तो बिल्कुल एक जो मेंबर है वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकता है,
लेकिन ध्यान रखना वो दोनों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। अगर 2 सीट पे कोई किसी का चुनाव हो जाता है तो उसको 1 सीट गिव अप करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कौन सी सीट से उसको रहना है, और अगर नहीं बताया विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम तो उसकी दोनों सीट जाएंगी। अगर कोई लोकसभा राज्यसभा में दोनों में, ये चीज़ ध्यान से सुन लेना, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये CDS वालों के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन आप में कभी क्वेश्चन ये बना नहीं है और शायद ही बने, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी का लोकसभा राज्यसभा में दोनों में एक साथ चुनाव हो गया तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो उसकी राज्यसभा वाली सदस्यता चली जाएगी, राज्यसभा वाली चली जाएगी। अगर किसी का विधानसभा और लोकसभा या विधानसभा या फिर बोल सकते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में दोनों में चुनाव हो गया तो बताना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी उसको उसकी, ठीक है। क्लियर? सर समझ नहीं आया। अरे भैया हमने ये पूछा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये चीज़ हटाई गई थी, तो भाई ये एक्ट है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ी ना कर दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा आर्टिकल ये है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 85 सेशंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना एकदम। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बड़ा है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेशन क्या होते हैं? सेशन होते हैं सत्र, हिंदी में बोलते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पे सत्र, ठीक है। अभी आपने देखा होगा 3 बिल पास हुए थे, है ना, 3 जो पुराने बिल्स हैं उनको रिप्लेस किया, IPC, CRPC और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया। किस एक्ट से रिप्लेस किया गया? तो हमने देखा था कि जो, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो करंट अफेयर में बता चुका हूँ बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि भाई जो IPC है उसको रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता से, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल से रिप्लेस किया गया था। ये कब किया गया था? अभी कुछ ही दिन पहले किया गया था। और कुछ दिन पहले क्या चल रहा था? विंटर सेशन, जो अभी खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी तो खत्म हो चुका है वो, आई थिंक 21 दिसंबर को उसको प्रोरोग कर दिया गया था। ये क्या होते हैं समझो। पार्लियामेंट के टोटल, इसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को, मैक्सिमम 3 सेशंस होने हैं हर साल। 3 सेशन यानी 3 सत्र बुलाए जाएंगे जहाँ पे लोग आके डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे का गाली गलौज करेंगे, ठीक है, हुआ करेंगे। तो 3 सेशंस की अगर बात करें, है ना, अभी एक जो बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, है ना, वीडियो भी उनका खूब वायरल हुआ है अभी, ऊ करते नज़र आ रहे हैं। तो 3 सेशंस जो होते हैं पार्लियामेंट में वो कुछ इस तरह होते हैं। एक तो होता है सबसे शुरुआत में साल के बजट सत्र, बजट सेशन, जो कब शुरू होता है? ये एंड में शुरू हो जाएगा, जनवरी के आखिरी में शुरू हो जाएगा और ये लगभग चलेगा अप्रैल लास्ट तक या फिर 1 मई तक, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक रफली चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा सेशन यही होता है, ठीक है, सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट यही। देन होता है हमारा मानसून सेशन, जुलाई में बैठता है और जुलाई से अगस्त तक बैठता है, ठीक है, जुलाई से लेके अगस्त तक। एंड और जो तीसरा सेशन होता है हमारा वो होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, ठीक है, ये रफली होता है दिसंबर में ही, मान लो जैसे आई थिंक जो अभी वाला हुआ था ना, पिछला वाला, वो दिसंबर में ही शुरू हुआ था, दिसंबर में 21 दिसंबर को ख़त्म भी हो गया था इन लोगों का, ठीक है। तो ये सबसे ऑलमोस्ट शॉर्टेस्ट ही होता है, 3 सेशन होता है। ये लिखा हुआ है इसमें कि 2 सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम गैप है, मैक्सिमम गैप वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली पता क्या है? इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि साल में मिनिमम 2 सेशंस तो आपको कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे, इसका मतलब ये है मिनिमम 2 सेशंस, ठीक। अब इन सेशंस को बुलाने को बोलते हैं समन करना। समन का मतलब होता है बुलाना किसी को, इतना तो सबको पता होगा, समन कर किया कोर्ट में, कोर्ट का समन इशू हुआ है, कोर्ट ने समन किया है। समन का मतलब होता है बुलाना। कौन बुलाता है? मगर जाने का भी है, ये है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति सेशन को समन करते हैं, बेटा आ जाओ सभी लोग, है ना। अब ये दूसरा जो टर्म लिखा है ये प्रोरोगेशन, इसको बोलते हैं सत्रावसान। क्या बोलते हैं इसको? सत्रावसान या फिर प्रोरोगेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब छोड़ दो अभी तुम, ठीक है। इसका मतलब समझने से पहले जो एक टर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है। एडजर्नमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं स्थगित करना सेशन को। एडजर्नमेंट को मैं समझाने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट का एक नॉर्मल दिन किस तरह से होता है। जब इन लोगों का सत्र आता है, बैठता है, तो एक नॉर्मल दिन इनका 11 बजे शुरू होता है। 2 मीटिंग होती हैं, प्री लंच, पोस्ट लंच। लंच 1 बजे होता है, घंटी 1 बजे बजती है। 11 से 12 एक पहले होती है, बोल सकते हैं 11 से 12 वाला, ठीक है, सिटिंग। देन होता है 12 से 1 बजे तक। 1 बजे लंच हो जाएगा और लंच के बाद ये लोग फिर मिलेंगे।
पहला घंटा जो होता है फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल इसको बोलते हैं। और क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 तरह के प्रश्न होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 3 तरह के प्रश्न याद रखें, ये ध्यान रखना कि पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। अब जो लिख रहा हूँ स्टार्ट अनस्टार्ट ये ऑप्शनल है, ठीक है, सुन लो, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो और भी ठीक, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ये इसलिए एक्स्ट्रा का बता देता हूँ कि कुछ पता नहीं एग्जामिनर का कब बुद्धि फिर जाए, ठीक है। तो अगर आ गया तो आप रिलेट करके कर पाओ। और दूसरा जो बड़ा पर्पस मेरा होता है कि भाई अगर आप इन फ्यूचर भी कभी एग्जाम में कुछ बैठो, ठीक है, जैसे पीसीएस वगैरह हो गया, फिर कुछ हायर एग्जाम दो, तो आप मतलब कर लो। तो मेरा मतलब अगर मैं बैच करवा रहा हूँ तो फिर मैंने आपको बोला कि फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे जो मतलब सीजीएल लेवल तक हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीजीएल से ऊपर लेवल भी अगर आप बैठते हो थोड़ा सा तो उसको भी आप टैकल कर लो। बाकी ऐसा नहीं पूछने को पूछ नहीं सकता, पूछ सकता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट नोटिस में 10 दिन का नोटिस देना होता है, तभी आप सवाल पूछ सकते हो किसी मिनिस्टर से। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मिनिस्टर से ही सवाल पूछे जा सकते हैं, प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। आई अगेन रिपीट, प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो मिनिस्टर नहीं होता है। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है भाई, स्टार लगे होते हैं क्वेश्चन में, और इसमें ये होता है कि भाई सप्लीमेंट्री कुड फॉलो, इसमें बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री फॉलो हो सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे ओरली कि बेटा नाम बताओ, तुमने बोला मेरा नाम ये है, फिर मैंने बोला कहाँ कहाँ आप गए हैं, फिर आपने बोला कि हर जगह गए हैं, फिर मैंने बोला नाम बताओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सप्लीमेंट्रीज फॉलो हो रहे हैं बैक टू बैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे रिटर्न पूछा जाता है, एंड सप्लीमेंट्री कुड नॉट फॉलो, सिंपल। अब ये जो 12 से 1 का समय होता है, इसको बोलते हैं 0 आवर, शून्यकाल, 0 आवर शून्यकाल। इसमें एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है, एजेंडा ऑफ द डे कि लंच के बाद मिलके क्या करेंगे हम लोग, वो है, ठीक। अब ये दोनों चीज़ें संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई हैं, लेट मी टेल यू, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इधर क्वेश्चन आवर और 0 आवर, कहीं मेंशन नहीं, ठीक। अब बैक टू एडजर्नमेंट। तो एडजर्नमेंट बताने के लिए क्यों बताया? एडजर्नमेंट का मतलब होता है सर, ये जो एडजर्नमेंट होता है ना, एडजर्नमेंट मैं फिर से लिखता हूँ इन शॉर्ट, एडी जो, ठीक है, ये तो ये जो करता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल्स आगे हैं। जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, अध्यक्ष और सभापति, ये होते हैं। अब ठीक है, चलो मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगा इस चीज़ को, ये समझ गए। तो वो पीठासीन अधिकारी क्या बोलता है, अगर मान लो उसको कभी लगा हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ चीज़ बोली जा रही है, फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई, लोग मान लो कि पेपर वेपर फेंक के मार रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बोलेगा दी हाउस इज अर्जेंट फॉर टुमारो या फिर फॉर दिस मीटिंग। तो उसमें क्या होगा, एडजर्नमेंट से वो तो या तो सेटिंग को उड़ा देगा या पूरी आज की मीटिंग को उड़ा देगा और बोल देगा कि अब कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, यानी कि एक डे को नेम कर देगा, बोल देगा। इसी का छोटा भाई या बड़ा भाई जो आपको समझना है वो समझ लीजिए, एडजर्न सीने डाई होता है। ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है, बट विदाउट नेमिंग अ डे। इसमें यही अंतर है, इसमें वो दिन नहीं बताता कि कब मिलेंगे, विदाउट नेमिंग अ डे। करता क्यों है? ये करता इसलिए है ताकि जो राष्ट्रपति है वो सत्रावसान कर सके, प्रोरोगेशन कर दे। प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन वो होता है जो सेशन को उड़ा देता है, सेशन को एंड कर देता है, सेशन को, सत्र को ख़त्म कर देता है। 3 सेशन होते हैं ना, अब जैसे कि 21 दिसंबर 2023 को, ठीक है, एडजर्नमेंट सीनेडाई कर दिया था ओम बिरला ने। तो 21 दिसंबर को एडजर्नमेंट सीनेडाई करके उन्होंने राष्ट्रपति को झंडा दिखा दिया, ये राष्ट्रपति करता है प्रेसिडेंट, कि अब आप सत्रावसान कर दो, यानी इन लोगों की छुट्टी कर दो, ये सब घर जाएं अपने अपने और हम भी जाएं, सिंपल। एंड द लास्ट थिंग इज़, यहाँ पे है डिसोल्यूशन। ये चीज़ अब बताने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि जो घुलना घुलाने वाला काम होता है डिसोल्यूशन, ये कौन हो सकता है? ओनली इन लोकसभा। ये भी कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेगा, देश का राष्ट्रपति करेगा। यानी कि सेशन को बुलाना, खत्म करना, डिसॉल्व करना यानी भंग करना, राष्ट्रपति। सिर्फ एक काम है जो पीठासीन अधिकारी कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड दैट इज एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई। दोनों सेम चीज़ें एक तरह से हम बोल सकते हैं, विद लिटिल डिफरेंसेस, नॉट सेम बट सिमिलर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नाउ इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ होती है, जैसे कि CDS वगैरह में चीज़ पढ़ाता हूँ कि एडजर्नमेंट होता है तो नोटिस वगैरह कुछ लैप्स नहीं करते हैं। लैप्स का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। एडजर्नमेंट जब होता है तो कोई लैप्स नहीं होता है। प्रोरोगेशन में ओनली नोटिस, सिर्फ जो नोटिस होती हैं, जैसे नोटिस कुछ चल रही है तो वो लैप्स कर जाएगी। कुछ पीठासीन अधिकारी ने कोई नोटिस निकाला है कि भाई ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो वो लैप्स कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर से जब सेशन अगला होगा तो फिर से नोटिस निकालनी पड़ेगी नई।
डिसोल्यूशन बिल कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो कोई मान लो कि बिल आया हो, जैसे अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इसमें बिल का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन बिल, नो इफेक्ट ऑन, ना तो एडजर्नमेंट तो सबसे छोटा है, यू कैन कोरिलेट इट विद लाइक दिस, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। एडजर्नमेंट सबसे छोटा, देन प्रोरोगेशन, देन डिसोल्यूशन। एडजर्नमेंट तो बिल क्या नोटिस को भी नहीं खत्म कर पा रहा है, प्रोरोगेशन नोटिस को खत्म कर रहा है, नो इफेक्ट ऑन बिल्स, ठीक है। एंड ये जो डिसोल्यूशन है इसमें नोटिस तो एकदम उड़ेंगे ही उड़ेंगे, नोटिस लैप्स, और कुछ तरह के बिल भी लैप्स कर जाते हैं। तो ओनली तो नहीं, ये लिखना होगा कि फ्यू बिल लैप्सेस, ठीक है, फ्यू बिल लैप्स कर जाते हैं। जल्दी से मैं ये बता देता हूँ, जिनको अगर हायर एग्जाम देना है, CDS अगर CAPF और या फिर PCS वगैरह, तो वो नोट कर सकते हैं बहुत ही क्विकली कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं। जो SSC वाले उनको ये अभी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन है तो CGL मेंस में आ सकता है, अगर आएगा तो भी, ठीक है। वैसे तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, दैट इज़ कि अगर, ठीक है, अगर वो बिल, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा लाइए, कुछ फिफ्थ बिल लैप्स करते हैं, ठीक है, और कौन से नहीं लैप्स करते हैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको छोड़ के बाकी सारे लैप्स करेंगे, जल्दी समझ लो। डजन लैप्स हैं अगर उसका ओरिजिन राज्यसभा में हुआ है और पेंडिंग अभी वहीं पे पड़ा हुआ है, पेंडिंग इन राज्यसभा, वहीं पे ओरिजिनेट हुआ, वहीं पे पेंडिंग है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बिल जिसमें डेडलॉक क्रिएट हो गया है, ये कल आपको समझ में आएगा डेडलॉक होता क्या है, ठीक है, तब आप समझ लेना। अगर उसमें प्रेसिडेंट ने, मतलब डेडलॉक हो जाता है, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाता है, या फिर राष्ट्रपति की बस उसमें एसेंट बाकी है, सहमति ही बाकी है, एसेंट रिमेनिंग। इन 3 तरह के बिल लैप्स नहीं करते हैं, बाकी सारे लैप्स कर जाते हैं। ये ऑप्शनल है आपके लिए पढ़ने, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबको, मैंने बता दिया किसको किसको पढ़ना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 86 बहुत आसान है। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस सेंड मैसेजेस टू हाउस, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति को कुछ वो भेजना है, एड्रेस भेजना है, क्योंकि वो ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। कुछ बोलना है, कुछ वो तो कर सकता है, ज़्यादा फोकस नहीं करना इस आर्टिकल पे, ना ही कुछ समझने वाली चीज़ है इसमें। 87 दिस इज स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ये लिखा हुआ है संविधान में, जिसको कि हम बोल देते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, लेकिन मोशन ऑफ थैंक्स इस तरह से संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ नहीं लिखा हुआ बिकॉज अगर कभी क्वेश्चन इस तरह बन गया अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ये फलाना ढिमका, तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसने लिख दिया दैट मीन कि वो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन्ड है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यह है क्या नहीं है। बहुत रिजिडिटी आपको नहीं पता होना चाहिए। जैसे जो लोग थोड़ा सा हायर एग्जाम्स दे रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, बिकॉज UPSC इसी पे खेलता है पूरा अपना गेम, लेकिन आपके में इस तरह से नहीं, अभी तक SSC में खेला गया और शायद ही खेला जाए, ठीक है, बहुत रेयर चांस है। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? तो राष्ट्रपति जी करते क्या है, प्रेसिडेंट जी, ईच सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, 2 सेशंस यानी ईच आफ्टर, एक तो ईच आफ्टर सेशन, ईच सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब होता है आम चुनाव, जैसे कि इस साल आम चुनाव होंगे, उसके बाद जो अगला वाला सत्र होगा, और एवरी फर्स्ट सेशन या फिर फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर, ईच फिस्कल ईयर, ये जो होता है प्रेसिडेंट, इसमें फिस्कल ईयर क्या होता है, फिस्कल ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर, वित्तीय वर्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला जो सत्र है, ये 2 सत्र, ये राष्ट्रपति संबोधन देते हैं, एड्रेस करते हैं, दोनों लोग को बुलाते हैं, लोकसभा को राज्यसभा को, और एड्रेस करते हैं कि भाई देखो ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ रही थी, इस तरह से सारी चीज़ें हुई थी। मोशन ऑफ थैंक्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक तरह से फिर इसको मोशन के रूप में दोनों हाउसेज में, लोकसभा में एंड राज्यसभा में सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है। देन वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, गवर्नमेंट अपने आप बड़ाई करती है क्या क्या किया, और वो क्रिटिसाइज करती है जो अपोजिशन होती है, एंड देन इट इज़ पुट टू वोट, इट इज़ पुट टू वोट, ठीक है, इट इज़ पुट टू वोट, ठीक है। इसमें वोटिंग होती है और इसको पास करवाना होता है गवर्नमेंट को, नहीं पास करवाना होता है दैट मीन कि सरकार का वहाँ पे नंबर नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को गवर्नमेंट को पास नहीं करवाना होता, रोकना होता है, कैसे बच जाए। पास हो गया तो दिक्कत है, और ये अगर ना पास हुआ तो दिक्कत है, ठीक। तो एक तरह से ये मोशन ऑफ थैंक्स इसलिए बोलते हैं, ये लोग क्या एक तरह से थैंक्स बोल रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि राष्ट्रपति महामहिम जी आपका धन्य हो, आप हमारे द्वार में आए तो एक तरह के वो थैंक्स बोलने का इनका तरीका है। आर्टिकल 88 नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेज, सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार क्या होते हैं। तो इनके अधिकार ये होते हैं, पहले मिनिस्टर्स के अधिकार जान लेते हैं। कैन स्पीक इन ईदर हाउस, इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउस का मतलब या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं पे भी ये बोल सकते हैं, बट
कैन वोट ओनली इन देयर हाउस, ओनली इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज, देयर रिस्पेक्टिव हाउस। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मैं लोकसभा का मेंबर हूँ तो मैं राज्यसभा में भी बोल सकता हूँ, लोकसभा में तो बोल ही सकता हूँ, राज्यसभा में भी जाके बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे जयशंकर राज्यसभा के मेंबर है तो लोकसभा में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल आराम से मस्त चिल के बैठे हैं, बोलें कुछ। लेकिन अगर किसी चीज़ पे वोटिंग होगी तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ अपने ही हाउस में डाल पाएंगे। तभी कल आपको बताया था जब वो क्वेश्चन कर रहे थे कि पार्लियामेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये था केस कि इफ़ इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा का सदस्य। क्यों? क्योंकि आप वोट सिर्फ राज्यसभा में ही कर सकते हैं अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं। और अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो ही हैज़ राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेज, राइट टू स्पीक इन बोथ हाउसेज। तो आर्टिकल 76 में दिया हुआ अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जिसको कल हमने स्किप कर दिया था बिकॉज हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेज, दोनों हाउस में बोल सकता है, दोनों सदन में बोल सकता है, बट विदाउट राइट टू वोट, यानी एक भी हाउस में वोट नहीं कर सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ बताइए कमेंट में, विदाउट। और किसी का डाउट हो तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए, विदाउट राइट टू वोट, बताइए। और फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और भाई सैटरडे को शाम 4 बजे सभी लोग तैयार रहे ना, ठीक है। जो भी लोग आईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नहीं भी देने जा रहे हैं, अगर मान लो आपका सिलेबस वगैरह हो चुका है तो आप कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। पीपीटी बैकग्राउंड ब्लैक प्लीज़, अच्छा अब मैं ब्लैक कर दूंगा तो जिनको काफ़ी लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो बोलेंगे कि ब्लैक मत करोगे कि प्रिंट आउट में फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, पूरी काली काली स्याही निकल आएगी वो, ठीक है। तो इसलिए मैं वाइट रखता हूँ, ठीक है। नहीं, मेरे भी आंखों में दिक्कत होती है वो चीज़ थोड़ी सी, लेकिन वो है कि जो लोग प्रिंट आउट निकालते हैं वो नहीं फिर कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 89 पे आते हैं। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से एक अलग कॉम्पोनेंट स्टार्ट हो रहा है, ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट। हम लोग को आर्टिकल नंबर 100 तक करना है, अब इसके बाद छोटे छोटे ही हैं सारे, ठीक है। ऑफिसर्स, तो सबसे पहले राज्यसभा में ये दो प्रमुख ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति। ये क्या बताने की ज़रूरत है? नहीं। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। कौन सा आर्टिकल है जल्दी से बताइए, जो कौन सा अनुच्छेद है जो बोलता है वाइस प्रेसिडेंट इज़ दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई अगर प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, यानी कि इसके लिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पद के लिए अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने आप ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट डेप्यूटी चेयरमैन, इसको हाउस इलेक्ट करता है विद इन देमसेल्फ। हाउस, आर्टिकल 64 सबका सही है, अनुराधा, प्रियांशु, भूमिका सबका सही है। तो हाउस खुद इलेक्ट करता है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ होता है, दैट इज चेयरमैन जो राज्यसभा का सभापति होता है इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा छोड़ो लोकसभा का भी नहीं, किसी भी हाउस का नहीं है, इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, किसी भी सदन का जो है ये मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उपसभापति की यानी डेप्यूटी चेयरमैन की, ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्यों सदस्य है राज्यसभा का? क्योंकि उसको चुना गया है विद इन द राज्यसभा के मेंबर्स के। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं ना कि जब संयुक्त बैठक होती है, अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, जब जॉइंट सीटिंग होती है तो उस जॉइंट सीटिंग को कभी किसी हाल में चेयरमैन नहीं उसको संबोधन कर सकता, उसको प्रिसाइड कर सकता, क्योंकि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन, यानी इनका वैकेशन और रेजिग्नेशन। तो भाई वैकेशन चेयरमैन को तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तभी तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन लिखा है। क्यों? क्योंकि उसका पहले ही पढ़ चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में।
कि भाई अगर उसको सीट वेकेट हो सकती है तो डेथ हो जाए, हटा दिया जाए। हटाने का क्या देखा था, लिखने वाला नहीं हूँ, बता चुका हूँ, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए वहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो। और रेजिग्नेशन किसको देता है ज़रा बताइए, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो किसको रेजिग्नेशन देगा, जल्दी से बताइए। डेप्यूटी चेयरमैन अगर बात करें, ये इसको रिमूव किया जा सकता है अगेन बाई इफेक्टिव मेजोरिटी। और ये रेजिग्नेशन आपका किसको देगा, ये अगर इसको रिज़ाइन करना है तो ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या देगा, अपना त्यागपत्र देगा। और इनका रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को अगर देना है तो किसको दे रहे थे, प्रेसिडेंट को दे रहे थे, राष्ट्रपति को दे रहे थे। प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को दे रहा था, वाइस प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, यानी दोनों आपस में अपना मैनेज कर रहे थे। क्लियर। आर्टिकल नंबर 91, पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज चेयरमैन। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अगर, ठीक है, अगर चेयरमैन नहीं होगा, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ, अगर चेयरमैन, तो यहीं लिख देते हैं ना, चेयरमैन यहीं लिख देते हैं चेयरमैन अगर एब्सेंट हो, चेयरमैन अगर, सॉरी क्या बोलूँ, चेयरमैन अगर की सीट अगर वेकेंट होगी, ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन आएगा। ठीक, और डेप्यूटी चेयरमैन की सीट भी वेकेंट हो गई तो प्रेसिडेंट किसी एक मेंबर को फ्रॉम द हाउस बोल देगा कि आप चेयरमैन बन जाओ तब तक के लिए, देन वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाते हैं एज सुन एज पॉसिबल, और फिर आप फिर से वहीं बैठ जाना जहाँ से आप आए थे, यानी कि विद इन द हाउस। तो प्रेसिडेंट आता है अगर इन दोनों की सीट वेकेंट होती है। ठीक है, मैं दूसरा फिर से बोल रहा हूँ कि अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है और डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट होता है, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट होता है, उस केस में एक पैनल होता है जिसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। इन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से कोई एक बंदा आके चेयरमैन बन जाएगा। अब मुझे पता है आपका कुछ रिएक्शन ये होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि क्या बोल रहे हैं, ऊपर तो बोल रहे हैं प्रेसिडेंट और नीचे बोल रहे हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ध्यान से समझिए, वहाँ पे आपने इस चीज़ को अगर नोटिस किया हो, गौर फरमाया हो, तो मैंने ऊपर बताया था अगर दोनों की सीट वेकेंट है, नीचे क्या बोला, अगर दोनों की सीट एब्सेंट है। वेकेंट और एब्सेंट में अंतर होता है। अगर आप स्कूल एक दिन नहीं जाते थे तो क्या टीचर ये घोषित कर देता था कि इसकी सीट अब खाली हो चुकी है और ये कभी नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, यू वर सफरिंग फ्रॉम फीवर, हेंस डॉक्टर एडवाइज्ड यू टू टेक द बेड रेस्ट ऑफ 2 days, दैट वाइज यू वर एब्सेंट फॉर 2 days एंड यू ग्रांटेड फॉर, मतलब यू आस्क्ड फॉर लीव फ्रॉम योर क्लास टीचर, है कि नहीं, ऐसा ही होता था। तो ये एब्सेंट थे ना, वेकेंट तो नहीं हो गई, लेकिन आपको मान लो कि रेस्टिगेट कर दिया गया स्कूल से, है ना, यानी कि आपका रिमूवल हो गया, या फिर आपने खुद ही रिज़ाइन दे दिया लिख के, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो उस केस में क्या होगी, आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। अब आप नहीं आएंगे वहाँ पे, उसको फिल किया जा सकता है किसी से। समझे वैकेंट और एब्सेंट का मतलब, यानी वैकेंसी के केस में ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से कोई नहीं आ सकता है और कोई नहीं बन सकता है चेयरमैन। लेकिन अगर एब्सेंट है टेम्प्रेरी तौर पे कि भाई इनके बिटिया की शादी है इनके बेटे के साथ, तो आ सकता है वो कोई भी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जिसको चेयरमैन नॉमिनेट करके रखता है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ऑफिसर्स, सॉरी अभी तो बाकी चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब से, और एक चीज़ ये CGL CHSL MTS स्टेनो लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सर ये CPO के लिए नहीं है, CPO वाले बुरा ना माने यहाँ पे, ठीक है, वो गलती से CPO लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, CPO भी है और यहाँ पे JE भी है, जूनियर इंजीनियर भी है, ठीक है। तो बाकी आप टेस्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस लगा के। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है, ये चेयरमैन है, बड़ी सी चेयर डली रहती है कि नहीं, बड़ी सी ऊपर चेयर डली रहती है और सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं, इनको सबको रेगुलेट करता है, बैठ जाओ, शांत रहो, ज़्यादा हल्ला मत मचाओ, ये सब करता है ना चेयरमैन, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन अगर इन लोगों ने सोचा ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको हटाते हैं, अब ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, इसके रिमूवल का प्रोसीजर यहीं से स्टार्ट हो सकता है, पढ़े थे राज्यसभा से ही तो स्टार्ट हो सकता है। प्रेसिडेंट का रिमूवल का रेजोल्यूशन इधर लोकसभा और राज्यसभा से कहीं से स्टार्ट हो सकता है, 14 डेज़ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट का जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है। वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो दोनों हाउसेज में, यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में और सिंपल चाहिए लोकसभा में।
तो इन लोगों ने क्या इसको हटाते हैं। अगर इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन आ गया तो इनसे बोलेंगे आ तो जाओ नीचे जरा उतर के और हमारे बीच में ही बैठ जाओ जरा आके तुम। ये होता है, यानी कि ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, आगे हम डेप्यूटी स्पीकर पढ़ेंगे लोकसभा में, ये जब चेयरमैन बैठा हुआ है गद्दी पे अपनी, तो ऐसा नहीं कि इनकी सीट बगल में लगी होती छोटी सी, आ तुम भी बैठ जाओ बगल में। When the chairman is presiding the house, he or she is like any other member of the house. जरा बताइए अभी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो मतलब कि अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है किसका, चेयरमैन का, तो वो यहाँ क्या बैठ जाएगा, फिर डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। लेकिन उससे पहले तक डेप्यूटी चेयरमैन इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, वो भी यहीं बैठेगा। ठीक, चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़। और डिप्टी चेयरमैन है अभी हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये तब सब तो क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, ये तो अभी पूछ सकता है अगर करंट में हो तो। अभी कुछ टाइम पहले करंट में था ये जब, तो इंपॉर्टेंट था, अभी तो उतना नहीं है। ठीक है, तो चेयरमैन आप समझ गए। अब एक चीज़ को अभी बताऊँ या फिर कब बताऊँ, चलो अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, वो चीज़ ये है कि हम आगे पढ़ेंगे वोटिंग के बारे में, चलो तभी बता देंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 93 पे आइए। आर्टिकल नंबर 93 बोलता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे कि वहाँ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वैसे यहाँ पे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है। वहाँ पे जो चेयरमैन था वो वाइस प्रेसिडेंट था। वो क्या हाउस का मेंबर था क्या? वो तो वाइस प्रेसिडेंट था, उसको अलग सिलेक्शंस हुए थे, लोकसभा राज्यसभा दोनों लोग ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन स्पीकर जो होता है जब नई लोकसभा बनती है, ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। अभी 17th लोकसभा है, अगली लोकसभा कौन सी आएगी, 18th वाली। 18th वाली जब लोकसभा आएगी तो स्पीकर, जैसे कि स्पीकर तुरंत रिजाइन नहीं मार देता है। जब अगली लोकसभा आती है, जैसे ही अगली लोकसभा का पहला सदन होता है, बस उसी से पहले तुरंत रेजिग्नेशन मारता है। स्पीकर से पहले एक और ऑफिस, एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है ये, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि तुम जाओ और लोगों को जो नई लोकसभा बन के आई है इनको ओथ दिलाओ, इनको शपथ दिलाओ। ये यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। जैसे पिछले वाला जो बना था 17th वाला लोकसभा, उसमें आई थिंक जो भी प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं एंड वेलफेयर हैं, वो प्रोटेम स्पीकर बने थे। ठीक है, नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, मध्य प्रदेश से हैं वो, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़के आते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो ओथ दिलाने काम होता है। और जैसे ही सबकी शपथ हो गई, जो हाउस है यानी लोकसभा है, वो अपना परमानेंट स्पीकर चुन लेगा। स्पीकर की अगर डेट की अगर बात फिक्स करें कि इसकी इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, और कमेंट में आप जल्दी से बताएंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन है करंटली लोकसभा का। और गूगल अगर सर्च किया किसी ने, ध्यान रखना फिर। ठीक है, स्पीकर इलेक्शन की अगर बात करें, स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ध्यान रखना डेप्यूटी स्पीकर का यानी कि जो उपसभापति है उसकी इलेक्शन की डेट स्पीकर करता है। ठीक है, स्पीकर की अभी बात करें तो हमारे कौन हैं, पहले कौन थे अगर हम बात करें, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जल्दी से बताइए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी। और करंट में अगर बात करें, करंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है और डेप्यूटी स्पीकर कौन है, डेप्यूटी स्पीकर कौन है। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कब बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म्ड 2 फंक्शंस। एक तो मेनली 2 फंक्शंस, वैसे तो और भी फंक्शंस थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, संविधान बनाने का, और एक लॉ बनाने का यानी कि कानून बनाने का। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के तौर पर बैठती थी तो उसके हेड राजेंद्र प्रसाद होते थे प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वो लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर बैठती थी तो उसके हेड जीवी मावलंकर होते थे। ठीक है, वही लॉ मेकिंग बॉडी तो एक तरह से हमारी लोकसभा भी है ना, तो जीवी मावलंकर उसके पहले अध्यक्ष थे। फर्स्ट वुमेन हमें पता है कांग्रेस की मीरा कुमारी थी। ठीक है, मीरा कुमारी। ठीक है, एंड करंट लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। ठीक है, और करंट लोकसभा डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। ये जो पोस्ट है पिछले 4 साल से खाली पड़ी हुई है। अभी खाली क्यों है? ओम बिरला बिल्कुल फीमेल, मीरा कुमारी। ठीक है, तो खाली क्यों पड़ी हुई है? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीकर की इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है, जो कि इलेक्शन होता है, हाउस इलेक्ट कर लिया ओम बिरला को। लेकिन 2019 में जब इनका इलेक्शन हुआ तो इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की डेट तब से फिक्स करी ही नहीं है। तो इनको क्रिटिसाइज़ करता रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो रूलिंग पार्टी का होना चाहिए। जैसे अभी ओम बिरला हैं बीजेपी से हैं, और डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए विपक्ष से। तो
इसीलिए ओम बिरला ने स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की अभी तक डेट ही फिक्स नहीं करी और ये पोस्ट 4 साल से खाली पड़ी हुई है पिछले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ किसी को अगर समझना हो तो आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आते हैं कि इनका वेकेशन और रेजिग्नेशन और ये सब रिमूवल कैसे होता है। देखिए, वेकेशन तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए, मतलब रिमूवल की अगर हम बात करें तो रिमूवल इनका इस तरह से होता है कि इनको भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है दोनों को, क्योंकि ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से दोनों को हटाया जाता है क्योंकि दोनों ही हाउस के मेंबर हैं, दोनों ही सदन के सदस्य हैं। रेजिग्नेशन का बड़ा आसान है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपस में मैनेज कर लेते हैं आपस में ही, वैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी आपस में मैनेज कर लेते हैं। यानी कि सिंपल कहने का मेरा मतलब क्या है, आप एनालॉजी तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कि स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को देगा, एंड जो डेप्यूटी स्पीकर उपाध्यक्ष वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे देगा। एज सिंपल एज दैट, आपस में मैनेज कर लेते हैं दोनों लोग रेजिग्नेशन का। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और हटाएंगे तो इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएंगे, और जब इनको हटाने का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो सिमिलरली ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे वहाँ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन देखा था, यहाँ पे आपका पैनल ऑफ चेयरपर्सन होगा। बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर स्पीकर एब्सेंट है, सॉरी स्पीकर की सीट वेकेंट है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर की सीट भी यानी कि उपाध्यक्ष की सीट भी क्या है, वेकेंट है, खाली है। वेकेंट का मैं मतलब बता चुका हूँ। देन प्रेसिडेंट आएगा जल्दी से भाग के और किसी सीनियर मोस्ट मेंबर, यूजुअली को जो ज़रूरी नहीं सीनियर मोस्ट, बस एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, उसको बना देगा स्पीकर। लेकिन अगर ये केस है कि एब्सेंट है, ठीक है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब है टेम्प्रेरी बेसिस पे, देन उस केस में एक यहाँ पे स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर जैसे अभी ओम बिरला है तो इन्होंने पैनल ऑफ 10 लोगों का पैनल अपॉइंट करके रखा होगा, जिसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। ध्यान रखना, राज्यसभा में होता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन और यहाँ पे होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। ठीक है, वो 10 मेंबर का यूजुअली होता है, तो उनमें से कोई आएगा और बन जाएगा और उसके पास सेम पावर होती है। प्रोटेम स्पीकर के पास भी सेम पावर होती है जब तक वो स्पीकर है, लेकिन कब तक रहता है, जब तक ओथ नहीं दिल जाती, ओथ दिलाने के बाद उसको हटा दिया जाता है। एंड सिंपल वही कि जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे पीछे बताया था आपको। ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर की बात करें, ही इज़ लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस व्हेन स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द हाउस। है ना, कि अगर स्पीकर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका मतलब नहीं बगल में छोटी कुर्सी डाल के डिप्टी स्पीकर बैठा होगा ना, डिप्टी स्पीकर यहीं कहीं बीच में बैठा होगा। अगर वो एब्सेंट है, वेकेंट है, तब वो जो है पूरी स्पीकर बन जाएगा और उसके पास पूरी पावर होंगी डिप्टी स्पीकर वाली। लेकिन अभी तो आपको स्पीकर वाली, लेकिन अभी आपको पता है कि अभी तो कोई है ही नहीं डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो नॉट टू प्रिसाइड वाले रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फॉर ऑफिस अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे चलो आगे बताएंगे आपको। 97 पे आते हैं। ठीक है, 97th पे आते हैं। 97th इज सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो इनकी जो सैलरी अलाउंसेज हैं ये कहाँ पे मेंशन्ड है, हम देख चुके हैं सेकंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये भी एक तरह का ऑफिसर होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है, ये फंक्शंस अंडर दी, दोनों हाउस का अलग अलग सेक्रेटेरिएट होता है, फंक्शंस अंडर, जैसे इसमें मेनली जैसे IAS ऑफिसर्स वगैरह ये सब होते हैं, तो फंक्शंस अंडर दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी होता है। जैसे लोकसभा, जब मैं बोलता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऐसे समझो, फिर चलो अभी बताता हूँ आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, पीठासीन अधिकारी, अभी बताता हूँ आपको। जैसे आपकी क्लास होती थी, ठीक है, तो क्लास में आपका एक मॉनिटर होता था, है ना, मॉनिटर होता था, और एक कौन होता था, एक होता था क्लास टीचर। ठीक है, एक होता था क्लास टीचर। मॉनिटर कौन होता था, कोई कहीं और से आता था क्या, मतलब दूसरी क्लास से आता था, या फिर किसी को कोई अपने घर से ही क्लास टीचर जो होता था अपने घर से किसी को उठा के ले आता था मॉनिटर बनाता, नहीं, आप ही में से कोई होता था, आप ही में से कोई होता था ना मॉनिटर। और क्लास टीचर कौन होता था, क्लास टीचर जो मतलब यहाँ पे एकदम बैठा हुआ है। ठीक है, तो मॉनिटर को आप कंपेयर कर सकते हैं लीडर ऑफ हाउस से। लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस इज नॉट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस, बिकॉज क्लास टीचर को आप कंपेयर कर सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो दोनों ऑफिसर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लीडर ऑफ द हाउस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस कौन होता है। लीडर ऑफ हाउस होता है प्रधानमंत्री, जिस भी सदन का वो सदस्य है वहाँ का वो लीडर अपने आप बन जाता है। यूजुअली हमारे सारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी। 3 ही हमारे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा के मेंबर रहे। जल्दी से बताइए वो कौन है, कल मैंने आपको बताया था। तो वो वहाँ का लीडर हो जाएगा, और राज्यसभा का या फिर दूसरे हाउस का वो हो जाएगा जिसको उसने नेम कर दिया है कि भाई हमारी जगह में ये वहाँ के लीडर होंगे। ऐसा ही होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता। ये सीट 2014 से खाली पड़ी है, क्योंकि ये सीट उसी को जाती है, लीडर ऑफ पोजीशन उसी को कहा जाता है जो एक सेंट्रल मिनिस्टर की पोजीशन को एंजॉय करता है, उसी को कहा जाता है जो एटलीस्ट 1/10 सीट लेके आई हो जो पार्टी, उसका जो लीडर है। क्योंकि कांग्रेस वो भी नहीं कर पाई थी, इसलिए जो है पिछले 10 साल से एक तरह से बोल सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की जो भी सीट है वो खाली पड़ी हुई है। क्लियर। तो पीठासीन अधिकारी जब मैं बोलूंगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो लोकसभा के केस में स्पीकर अध्यक्ष, राज्यसभा के केस में चेयरमैन सभापति। लेकिन ठीक है, लीडर ऑफ हाउस बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर होगा जिस सदन का सदस्य है, दूसरा हाउस में जिसको उसने नाम कर रखा है। ये दोनों हाउस, ये दोनों जो चीज़ें हैं दैट इज लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ पोजिशन, नो वेयर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है, नो वेयर मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रूल वगैरह चलते हैं, रूल बुक होती है एक लोकसभा की और राज्यसभा की, उसमें लिखा हुआ है नो वेयर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेक्रेटारिएट किसके अंडर फंक्शन कर रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। ठीक है, और वही उसको अपॉइंट भी करता है। 99 सेकेंड लास्ट आर्टिकल एंड दैट इज ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स। शपथ कौन दिलाता है? तो संविधान में लिखा हुआ है कि शपथ या तो प्रेसिडेंट जी दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे, प्रेसिडेंट, और एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय हिम, और एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, अपॉइंटेड बाय हिम, जो उसको उसने किसी ने नाम करा हो। जैसे यूजुअली अभी हमने देखा था वो प्रोटेम स्पीकर को आता है, प्रोटेम स्पीकर को बुलाता है, इधर आओ जरा तुम, यहाँ सबसे बड़ा कौन है, हाथ उठाते हैं, इधर आ जाओ तुम, वो दिला दो सबको जरा। तो वो तरह फॉर्मेशन काम लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट या फिर किसी अदर मेंबर जिसको उसने नेम कर रखा है। एंड दी 100 शतक लगा देते हैं, दैट टॉक्स अबाउट वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ द हाउसेज। ठीक है, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेते हुए इसको मैं बताता हूँ, बिकॉज मुझे 2 चीज़ें अलग से पढ़ानी पड़ेंगी आपको। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाला, छोटा सा ही है। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये हैं, वोटिंग और ये कोरम। ठीक है, वोटिंग अब पहले आपको समझाता हूँ। तो वोटिंग 2 तरह की होती है, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और दूसरा होता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट होते क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ सब बाकी मेंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अपना चिल मार रहे हैं, यहाँ पे ऊ आ कर रहे हैं। ठीक है, कोई मोबाइल में देख रहा है, मतलब कि न्यूज़ क्या है आज की। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जब किसी चीज़ पे वोटिंग होती है ना, तो ये लोग वोट करते हैं, वो नहीं वोट करेगा। इसको बोलते हैं वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक, लेकिन मान लो क्या हुआ, आधे बोले हाँ, आधे बोले ना, 50 बोले हाँ, 50, मान लो 100 लोग आए आज, वोटिंग हो गई, और 50 लोग बोले हाँ, 50 लोग बोले ना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसको इसके सामने उस चीज़ को रखा जाएगा और ये वोट डालेगा, डिसाइडिंग वोट डालेगा। अगर इसने हाँ बोल दिया तो हाँ के पक्ष में जीत होगी, ना बोल दिया तो ना के पक्ष में जीत होगी, यानी इस वोट को बोलेंगे कास्टिंग वोट। फर्स्ट इंस्टेंस पे ये वोट नहीं करता है। कब वोट करेगा? इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। सेम गोज इन लोकसभा एंड सेम गोज इन राज्यसभा, दोनों में सेम है। अब ध्यान से समझो, अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो दे आर लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। सिंपल, ये लोकसभा का पहला केस सिनारियो लो, लोकसभा का स्पीकर बैठा हुआ था, यहाँ से अब आ जाओ, नीचे उतर के आ जाओ, हमारे के बीच में बैठ जाओ, डिप्टी स्पीकर चला जाएगा, हो चलो गद्दी मिल गई। अगर मान लो वो भी नहीं है तो फिर हमें पता है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई चला जाएगा। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे बैठ गया। ठीक, वो यहाँ पे अब बैठ गया, और अब उसके पास, क्योंकि वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब उसके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, ना कि कास्टिंग वोट। उसके पास कास्टिंग वोट चला जाएगा, लेकिन वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस रहेगा, क्योंकि ही इज़ द मेंबर ऑफ द हाउस और वो यहाँ पे बैठा हुआ है। जो इस गद्दी में जाके बैठा है जैसे डिप्टी स्पीकर, तो उसके पास कास्टिंग वोट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं राज्यसभा का केस बोलूँ आपको, राज्यसभा में ये मान लो कि चेयरमैन साहब हैं हमारे, यानी कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये जो चेयरमैन हैं, ठीक है, जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। इनके पास कास्टिंग वोट तो गया ही, फर्स्ट इंस्टेंस का वोट भी नहीं है इनके पास। रीज़न आप बताएंगे कमेंट में, क्यों इसको फर्स्ट इंस्टेंस पे भी वोट का पावर नहीं दिया गया जब इसका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा। तब तक कोरम बताते हैं आपको। कोरम को हिंदी में बोलते हैं गण पूर्ति। यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है क्या? तो इसको बोलते हैं गण पूर्ति। ठीक है, गण पूर्ति। ठीक है, तो गण पूर्ति इसको बोलते हैं हिंदी में। एंड ये होता क्या है? तो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई मेरे इतने स्टूडेंट हैं
2,000 2,500 स्टूडेंट है मेरे, मान लेता हूँ, ठीक है, 2,500 मेरे पे स्टूडेंट हैं। अब अगर इनमें से अगर 250 बच्चे नहीं आए लाइव क्लास में तो मैं सेशन नहीं लूँगा, मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं डिसमिस कर दूंगा क्लास को। इसको बोलते हैं, सर आज की क्लास क्या हो गया, इसको बोलते हैं आज क्वेश्चंस नहीं है ना, बस ख़त्म है, क्वेश्चंस नहीं है आज, ठीक है। तो 250 जो लोग नहीं आएंगे तो मैं नहीं लूँगा सेशन। उसी तरह से ये है रूल में कि अगर, ठीक है, टाइम हो गया बाय बाय बोलने, हाँ निकल लो ठीक है। तो कोरम की अगर बात करें, सॉरी फॉर दैट, मतलब निकल लो मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई बार बार बोल रहा हूँ कि 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट बाकी हैं, लेकिन उसमें भी बाय बाय होने का टाइम आ गया है। तो भाई जाओ, क्या कर सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो अगर बात करें कोरम की, तो कोरम होता है 1/10, ठीक है। कोरम होता है आपका 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि जितने हाउस में मेंबर्स हैं, जैसे 545 हैं, तो इसका अगर 1/10 प्रेजेंट नहीं होगा, यानी रफली 55 लोग नहीं आएंगे इन द केस ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा केस में रफली 25, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो पीठासीन अधिकारी है, वो क्या कर देगा, हाउस को एडजर्न कर देगा। एडजर्न हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं, अब एडजर्न अभी देख चुके हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। कब करता है, या तो कोरम नहीं है तो करेगा ही करेगा। और बाकी भी हमने केसेस देखे कि अगर मान लो किसी ने इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ करी या फिर कुछ भी किया तो उस केस में कर देगा। इसका जो आंसर होगा कि चेयरमैन क्यों यहाँ पे वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बिकॉज ही इज़ नॉट द मेंबर, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेशन को होता है ख़त्म। और जिसको मैं गलती से टाँट दिया था, रियली सॉरी, मतलब थोड़ा सा ख़राब लगता है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि निकलने का वक्त आ गया है। तो वैसे मैंने बेइज्जती कुछ नहीं है, ठीक है, बस प्यार है हमारा स्टूडेंट्स के प्रति, बस ऐसे समझ लो, है ना। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 101 से, वेकेशन ऑफ सीट से, ठीक है। हाँ, कनपुरिया लैंग्वेज है पूरी सर, के वो क्या कर सकते हैं, वो उसी लैंग्वेज में पले बड़े हैं तो थोड़ी सी वही लैंग्वेज निकल आती है कोशिश तो करते हैं, रजिस्ट करें, लेकिन अब क्या करें, हैं तो कनपुरिया ही। नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है सनी गुप्ता, वो है ना। और जिससे मैंने बोल दिया था, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे। चलो भाई, तो चलो फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सेशन बड़ा हो गया है तो इसलिए मतलब क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सेशन हम लोग उतना ही टाइम का रखते हैं। एक्चुअली ये है कि कल का जो सेशन होगा उसमें चीज़ें पढ़ेंगे थोड़ी सी कम आज के कंपैरिजन में, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, तो क्वेश्चंस कल रहेंगे, ठीक है। राइट सर, सही है, ऐसा ही बोलो, अच्छा। बता तो दिया सनी जी, नॉन रेजिडेंट इंडियन। थैंक यू अजय जी। अच्छा, रील्स बहुत देखते हो जीत, कौन सी देखते हो? तुम तुम तो मतलब, चलो भाई, तो थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल, है ना। और आईबी का हम लोग का सेशन होगा 4 मतलब सैटरडे को 4 PM पे, राइट, शाम 4 बजे होगा सेशन। चलिए, थैंक यू। क्लास एडजर्न, ये हुई ना बात, स्नेहशीष ने सही लिखा है, स्नेहशीष ने क्या लिखा है, क्लास एडजर्न, बिल्कुल इस तरह से आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, ना कि ये वो इधर उधर के। क्लास इज एडजर्न फॉर टुमारो। क्यों अब एडजर्न सीनेट आई क्यों नहीं है? एडजर्न सीनेट आई तब होगा जब हम लोग का बैच का आखिरी क्लास होगा ना, बैच का आखिरी क्लास तब होगा एडजर्नमेंट सीनेट आई, विदाउट रीनेमिंग अ डे। यहाँ पे हम लोग कल मिलेंगे, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, अगर सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो, ठीक है। तो द क्लास इज एडजर्न फॉर टुमारो 6:30 PM, सॉरी 6:35 PM, है ना